हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो है वो एनसीईआरटी 12th क्लास की जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है उसके जो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाकर हम पूरे चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने पहला जो वीडियो है उसमें फर्स्ट चैप्टर डाल दिया था। अब जो दूसरा जो वीडियो है उसमें हम दूसरे चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ये जो वीडियो है वो नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी असिस्टेंट, प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट, इन सभी जो कोर्स हैं उनके लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, किसने कहा? एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग व कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रेसी, महात्मा गांधी, एहरलिच और मेडोस। ये कहा था जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत भाग पर निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत भाग पर निवास करता है? 60, 30, 10, 50? 10%। भाई विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% भाग पर निवास करता है और शेष 10% जनसंख्या है वो इसके 90% भाग पर निवास करती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश नहीं है। ऐसा प्रदेश आपको बताना है जिसका जनसंख्या घनत्व कम नहीं है। उष्ण एवं शीत मरुस्थल, विषुवत रेखा के निकट, अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और ध्रुवीय प्रदेश। इसमें से जो कम जनसंख्या वाला जो प्रदेश नहीं है वो कौन सा है आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि इसमें उष्ण एवं शीत मरुस्थल है, वहां पर जनसंख्या कम ही रहेगी। दूसरा है विषुवत रेखा के निकट, विषुवत रेखा के निकट भी जनसंख्या है तो सही लेकिन कम ही है। अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है, वहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा मात्रा में है, वो निवास करती है। और ध्रुव प्रदेश में भी कम रहते हैं, तो इसका उत्तर होगा अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या का कारण है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है? पर्याप्त संसाधन, उत्तम जलवायु, खनिज और नगरीकरण। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में उत्तम जलवायु है वो अधिक जनसंख्या का कारण है। अफ्रीका का कटंगा व जाम्बिया प्रदेश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया प्रदेश है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण, चांदी, हीरा और तांबा। तो हमारा उत्तर है वो इसका होगा तांबा होने की वजह से यहाँ पर लोगों का है वो जनघनत्व बढ़ा है। कौन सा जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक कारक नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, उपरोक्त सभी। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक कारक कौन सा नहीं है? तो जन्म और मृत्यु प्राकृतिक कारक है, जबकि प्रवास जो है वो प्राकृतिक कारक नहीं है, ये अभिप्रेरित कारक है। कौन सा जनसंख्या वृद्धि का अभिप्रेरित कारक है? तो अभिप्रेरित कारक है वो कौन सा है? प्रवास है, अभी हमने चर्चा की थी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है, प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र बताना है। दो प्रकार के सूत्र है, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। जन्म और मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु, मृत्यु माइनस जन्म, जन्म प्लस प्रवास माइनस मृत्यु और जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो प्राकृतिक वृद्धि में सिर्फ प्राकृतिक तत्वों को शामिल किया जाएगा, प्राकृतिक कारकों को शामिल किया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के 3 कारक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक कारक है और प्रवास अभिप्रेरित है। तो इसमें से जन्म से यदि मृत्यु घटा देंगे तो प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र आ जाएगा। जैसे 100 बच्चों का जन्म हुआ और जो मृत्यु है वो वृद्ध व्यक्ति है वो 30 की मृत्यु हो गई, तो 70 है वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। जबकि यदि हमें प्रवास को भी शामिल करते हैं, आप प्रवास जितने आए उसमें से कितने चले गए किसी स्थान पर, तो वो जनसंख्या की वास्तविक। तो ये तो हो जाएगा अपना
प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र और ये हो जाएगा वास्तविक वृद्धि का सूत्र। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र है, अभी हम बात कर रहे थे, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सा आप्रवास का कारक नहीं है? आप्रवास का कारक जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, शांति व स्थायित्व, अनुकूल जलवायु और राजनीतिक उपद्रव। आप्रवास का कारक नहीं है, यानी ऐसा कारक जिसकी वजह से लोग किसी स्थान पर आते नहीं है। राजनीतिक उपद्रव, तो यही कारक है। यहाँ राजनीतिक उपद्रव के कारण यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, अन्य स्थानों पर आप्रवास होता है, जबकि राजनीतिक उपद्रव जहाँ होती है वहां पर आप्रवास नहीं, उत्प्रवास ज्यादा होते हैं। ईसा की पहली शताब्दी पर विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ईसा की पहली शताब्दी पर विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 20 करोड़, 30 करोड़, 55 करोड़, 74 करोड़। तो ईसा की पहली शताब्दी पर विश्व की जनसंख्या थी 30 करोड़। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति 1750 के समय जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 70 करोड़, 90 करोड़, 55 करोड़, 74 करोड़। तो औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 55 करोड़ थी। 55 करोड़ की जनसंख्या थी जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई। विगत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या लगभग कितने गुना बढ़ी है? 20 गुना, 30 गुना, 15 गुना, 10 गुना। तो विगत जो 500 वर्ष है उसमें विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या है वो 10 गुना बढ़ चुकी है। 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी गुना बढ़ी? 20वीं शताब्दी यानी 1901 से लेकर लगभग 2000 तक विश्व की जनसंख्या है वो कितने गुना बढ़ी थी? तो 20वीं शताब्दी तक विश्व की जनसंख्या 4, 7, 3, 5 4 गुना बढ़ी। 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या है वो 4 गुना बढ़ी थी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या में लगभग कितने करोड़ लोग जुड़ जाते हैं? 10 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष कितने लोग जुड़ जाते हैं? इसका उत्तर होगा 8 करोड़। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। विश्व की जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में कितना समय लगा था? 5 से 6 अरब होने में कितना समय लगा था? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 27 वर्ष। तो 5 से 6 अरब होने में 12 वर्ष का समय लगा था। ये हमारा 12 वर्ष है, वो सही उत्तर है। शुरुआती जनसंख्या को 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था? शुरुआती जनसंख्या को 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था? 10 लाख वर्ष, 15 वर्ष, 1 लाख वर्ष, 80 वर्ष। शुरुआती जनसंख्या को 1 करोड़ होने में लगभग 10 लाख वर्ष लगे थे। निम्नलिखित, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? अब में से जो महाद्वीप दिए हैं आपको बताना है कि इनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो कौन सा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की है? अफ्रीका। जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप आपको बताना है। अफ्रीका, एशिया, ओनेशिया, दक्षिणी अमेरिका। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसकी जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में शामिल देश हैं। जनांकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था होती है, प्रथम अवस्था में क्या होता है? उच्च जन्म दर रहती है और उच्च ही मृत्यु दर रहती है, जिसके कारण जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ती है। तो बांग्लादेश, वर्षा वनों के आदिवासी, पेरू, श्रीलंका और केनिया, कनाडा और यूएसए व जापान। तो बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी, यानी ये वे जनजातियां हैं, ये फिर वे देश है जहां पर अभी विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, विकास की पूर्ण सीढ़ियां हैं वो नहीं बन पाई है, बल्कि अपने प्राचीन तरीकों से ही रहते हैं। तो ये प्रथम अवस्था में शामिल है, बांग्लादेश, वर्षा वनों के आदिवासी। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में कौन शामिल है? अंतिम अवस्था में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही परिवर्तन होता है। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक में 3 ही अवस्थाएं दी गई है, लेकिन जो है कि हाई लेवल की किताब पे, कॉलेज लेवल की किताब पढ़ते हैं हम, उसमें 5 अवस्थाएं दी गई है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ, अंतिम अवस्था में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट जाती है, जिसकी वजह से जनसंख्या घटने लगती है।
तो वर्षा बांग्लादेश, वर्षावनों के आदिवासी, पेरू, श्रीलंका व केन्या, कनाडा व यूएसए। तो इसमें अंतिम अवस्था में जो है वो कनाडा, यूएसए और जापान है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में अभी मैंने बात की थी, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। निम्न जीवन प्रत्याशा व साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है और उपरोक्त सभी। देखिए, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों होती है, सही है। निम्न जीवन प्रत्याशा व साक्षरता, जी साक्षरता भी निम्न होती है और जीवन प्रत्याशा भी निम्न होती है, क्योंकि ये विकास की सीढ़ियां चढ़ने वाले होते हैं, चढ़े नहीं होते। जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है, जी हाँ, उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होने की वजह से जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर होती है। स्वास्थ्य व स्वच्छता में सुधार होता है। जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है, उपरोक्त सभी। तो दूसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर है वो तो बढ़ी रहती है, लेकिन मृत्यु दर है वो घटने लगती है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती है। क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छ कार्यक्रम में सुधार होता है, तो ये सारे इसके होंगे द्वितीय अवस्था में। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में, जिसे तीसरी अवस्था माना गया है एनसीईआरटी की किताब में, इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, इसकी हमने पहले ही चर्चा की थी। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर या मंद हो जाती है, जी हाँ, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है, और इसके बाद धीरे धीरे घटने भी लग सकती है। नेक्स्ट है जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण स्थिर जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, ये भी सही है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाती है, जनसंख्या स्थिर या मंद वृद्धि वाली हो जाती है, तथा जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। ये सारे सत्य हैं, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। यानी ये सारी विशेषताएं जनसंख्या संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। निम्नलिखित में से किन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है? ये सारे हैं वो देशों का समूह है। आपको बताना है कि किसमें जनसंख्या वृद्धि दर है वो उच्च है। इनमें से आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है वो कहां पर है या फिर किन देशों में है। लेटविया, एस्टोनिया, रूस और यूक्रेन। हमारा दूसरा है बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और चेक। जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इटली और डेनमार्क। लाइबेरिया, सोमालिया, यमन व ओमान। तो इसका उत्तर होगा लाइबेरिया, सोमालिया, यमन और ओमान। ये सारे देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो उच्च है। जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। इसमें हमें सिर्फ ये उच्च ध्यान नहीं रखना है, ये तो उच्च वाले हैं लाइबेरिया, सोमालिया, यमन और ओमान, बल्कि लैटविया, एस्टोनिया, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, चेक, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इटली और डेनमार्क, ये सारे निम्न वृद्धि दर वाले देश हैं। ये भी हमें याद रखने हैं। यानी हमें एक प्रश्न के दोनों पहलू याद रखने हैं। निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या का क्षेत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अटाकामा मरुस्थल, दूसरा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तीसरा है ध्रुवीय प्रदेश, चौथा है दक्षिण पूर्वी एशिया। इसमें से विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया है वो काफी सघन जनसंख्या वाला देश है, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, ये सारे बहुत जनसंख्या वाले देश हैं। यहाँ विरल नहीं है, सघन जनसंख्या रहती है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष का कारक है? कारक नहीं है, प्रतिकर्ष का कारक नहीं है। हाँ नहीं, ये भी ध्यान रखा करो फ्रेंड्स, एग्जाम में काफी ज्यादा मुश्किलें आती हैं इसको देखकर। प्रतिकर्ष का कारक नहीं है। जलाभाव, चिकित्सा सुविधा, बेरोजगारी, महामारी। ये प्रतिकर्ष का कारक मतलब हो गया जिसके कारण लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, उस स्थान को पसंद नहीं करते। क्या है इसमें? जलाभाव, जलाभाव की वजह से पसंद नहीं करते। चिकित्सा सुविधा, इसकी वजह से पसंद करते हैं, भाई चिकित्सा सुविधा होगी वहां तो लोग जाएंगे। बेरोजगार होगी वहां नहीं जाएंगे, महामारी होगी वहां नहीं जाएंगे। तो प्रतिकर्ष का कारक कौन सा नहीं है? चिकित्सा सुविधा, क्योंकि यह जो चिकित्सा सुविधा है ना वो प्रतिकर्ष का कारण नहीं है बल्कि अपकर्ष का कारक है, यानी अप्रवास के कारक हैं। बाकी सभी उत्प्रवास के कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। हमने पहले चर्चा भी की थी, सही है।
प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये बात भी सत्य है, 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 से 6 अरब तक जनसंख्या को बढ़ने में 10 वर्ष लगे, ये हमने पढ़ा था। 10 वर्ष नहीं लगे थे, 12 वर्ष लगे थे। 100 वर्ष नहीं लगे थे, 12 वर्ष लगे थे। इसमें 100 वर्ष दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, 12 वर्ष लगे थे। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च नहीं होती। जनसंख्या वृद्धि ना ही तो उच्च होती है और ना ही निम्न, लगभग क्या रहती है, बराबर सी रहती है। तो इसमें ऑप्शन में है फ्रेंड्स ये दोनों ही गलत है। हमें एक बताना था इसमें कि कौन सा गलत है। तो इसमें 5 से 6 अरब होने में 100 वर्ष लगे, 5 से 6 अरब होने में 100 वर्ष लगे जी नहीं, 5 से 6 अरब होने में 12 वर्ष लगे थे, 12 वर्ष का समय लगा था। स्थानीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में वृद्धि उच्च होती है। तो वृद्धि है वो वृद्धि दर होती तो है लेकिन उच्च नहीं होती, निम्न होती है। लेकिन एनसीईआरटी में है वो इसको सही माना गया है, बल्कि इसे सही 5 से 6 अरब होने में 100 वर्ष लगे, इसे सही माना गया है कि भाई ये तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन उत्तर है वो ये दिया गया है, इसमें दोनों ही दिए गए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हमारा उत्तर सबसे ज्यादा सही इसमें ये होगा। और फिर ये भी गलत है क्योंकि वृद्धि दर है वो निम्न होती है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यानी ये दोनों तो सही है, विगत 500 वर्षों में 10 गुना बढ़ी और प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या में 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। इसमें 12 वर्ष लगते हैं और प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीमी होती है, उच्च नहीं होती, उच्च दूसरी अवस्था में होती है। जनांकीय मॉडल के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ये एनसीईआरटी से नहीं लिया गया है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जनांकीय मॉडल है वो हमारी पुस्तक के अंदर है 12th में, तो सामान्य कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। W.S. थॉमसन, W. नोटेस्टिन, रॉबर्ट माल्थस और जेफ। तो इस मॉडल को प्रस्तुत करने वाले थे W.S. थॉमसन ने इसे सबसे पहले है वो प्रस्तुत किया था। बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या है वो नोटेस्टिन ने की थी। तो W.S. थॉमस इसने प्रस्तुत करने वाले थे और नोटेस्टिन है उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या है वो की थी। तो इसका उत्तर प्रस्तुतकर्ता का होगा थॉमसन। नेक्स्ट, थॉमस माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1993, 1783, 1929 और 1834। तो इसका उत्तर फ्रेंड्स शो हो गया है, मेंशन हो गया। जो 1783 है उसके अंदर थॉमस माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया था कि भाई जनसंख्या है वो तो बढ़ रही है गुणात्मक रूप से, 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, 8 से 16 हो रहे हैं, 16 से 32 हो रहे हैं, जबकि जो संसाधन है वो बढ़ रहे हैं मात्रात्मक रूप से, 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 3 हो रहे हैं, 3 से 4 हो रहे हैं, 4 से 5 हो रहे हैं। यानी यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगे समय में जाकर जनसंख्या है वो काफी बढ़ जाएगी और संसाधन कम हो जाएंगे। ऐसे करके इन्होंने सिद्धांत दिया था थॉमस माल्थस ने। तो ये जो प्रश्न है वो हमारे इससे संबंधित चैप्टर से संबंधित चल रहे हैं, ये काफी उपयोगी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके जो हमें इसकी पूरी जो है वो सीरीज तैयार करके भी है वो डाल रहे हैं हमारे ऐप पर। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसकी पूरी सीरीज है वहां पर अपलोड की जाएगी, आपको है बहुत कम मूल्य में मिल जाएगा। इसके साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है उसमें भी इनकी पीडीएफ है वो उपलब्ध करा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम है वो विश्व जनसंख्या संगठन के संदर्भ में प्रश्न पढ़ेंगे, यानी टोटल एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न आपको कैसे लगे, इनमें कोई यदि डाउट या कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई संशोधन हो तो आपको वहां बताया जाए, लेकिन इसके जो आंसर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।